साथियों, जो अगली हम बात करने वाले हैं वो है कन्फर्मेंस। सो कन्फर्मेंस एक अलग डायमेंशन है क्वालिटी की, जो कि हमारे 8 डायमेंशंस में एक अलग डायमेंशंस आती है। सो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। कन्फर्मेंस इज द डिग्री टू विच अ प्रोडक्ट्स डिजाइन एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मीट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड को। सो डेफिनेशन कहती है कि जो प्रोडक्ट का डिजाइन है और जो ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक अगर ये मीट करता है, इट मीन्स है कि ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक का मतलब यहाँ पे यह है कि हमारे कुछ CTQs होते हैं, हमारे कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिससे हम लोअर स्पेसिफिकेशंस और हायर स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट का डिजाइन उसके ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक को जिस लेवल तक मीट करता है और जितने अच्छी तरह से मीट करता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा कन्फर्मेंस है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट। देखिए इसमें दो बातें होती हैं। द टू मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ फेलियर इन कन्फर्मेंस आर डिफेक्ट्स रेट्स इन द फैक्ट्री and once a product is in the hands of the customer, the incidence of service calls. So कन्फर्मेंस में यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। पहली जो बात हो रही है डिफेक्ट रेट पे बात हो रही है, जो कि आपकी फैक्ट्री के अंदर होता है, और सेकंड जो बात हो रही है वो कस्टमर कंप्लेंट्स की बात हो रही है, जो कि आपके सर्विस में या आपके फील्ड से जो कंप्लेंट्स आती हैं। सो कन्फर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि प्रोडक्ट में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोडक्ट की जो वैल्यूज हैं, जिन्हें हम अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट या लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट कह देते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो अप्रोचेस पे बात है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। टू अप्रोचेस ऑफ कन्फर्मेंस क्या है। देखिए पहली जो अप्रोच है, प्रोडक्शन प्रोसेस। सो दिस इज द लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, दिस द अपर स्पेक लिमिट, और आपका जो प्रोसेस है, आपका प्रोसेस इन दोनों लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है, हमारे प्रोसेस का मैक्सिमम एरिया जो है वो लोअर स्पेसिफिक लिमिट और अपर स्पेक लिमिट के बीच में है। ओनली द फ्यू पार्ट्स, जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट जो कि हमारा लोअर स्पेक और अपर स्पेक से बाहर है। तो ये हमारा जो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये ऐसा एरिया है जो हमारे कन्फर्मेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। एक सेकंड केस समझते हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू में लोअर स्पेक लिमिट, दिस इज द अपर स्पेक लिमिट, और जो मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं वो आपके टारगेट से LHS की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्टेड है। लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपके टॉलरेंस जोन में है। सो जिस हद तक हमारा प्रोडक्ट हमारे टॉलरेंस जोन में होता है, हमारे टॉलरेंस जोन का मतलब है कि जो हमारे लोअर स्पेक लिमिट है, जो हमारे अपर स्पेक लिमिट्स हैं, उनके बीच में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू फॉल करती हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की कन्फर्मेंस को दिखाती हैं। जबकि जो ये वैल्यूज है साथियों, ये हमारी ये शो करती हैं कि ये जो डेटा है ये हमारी आउट ऑफ स्पेक है और ये नॉन कन्फर्मेंस एरिया हमें दिखाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कन्फर्मेंस का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे लोअर स्पेक और हायर स्पेक के बीच में फॉल करना चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट्स है एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट, एज पर द ड्राइंग रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दो बातें कही गई हैं। व्हाट इज द क्वालिटी रेट ऑफ व्हीकल। हमने जैसे यहाँ पे डेफिनेशन से भी समझा है कि कन्फर्मेंस दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हमारे अपने क्वालिटी रेट से, हाउ मेनी कंप्लेंट्स पर ईयर इन आवर प्रोडक्ट, और हमारी मार्केट से क्या कंप्लेंट्स हैं। क्वालिटी रेट से हम कैसे निकालेंगे। क्वालिटी रेट का साथियों सिंपल सा जो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अ गुड प्रोडक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन। सो लेट्स से आपके 98 पार्ट ओके बनते हैं आउट ऑफ 100, तो वी कैन से दिस इज द 98% क्वालिटी रेट। तो हमारा क्वालिटी रेट इसमें क्या है, 98% है। और कंप्लेंट्स की हम बात करते हैं, तो कंप्लेंट्स तो सीधा सीधा हमें मालूम है कि पर ईयर में कितनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती हैं सर्विस से और मार्केट से। तो वो हमें दिखाती हैं कि हमारा जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे नॉन कंफर्म प्रोडक्ट्स को शो करती हैं, और ये हमें दिखाती हैं कि हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कंफर्मेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। तो इस तरह से साथियों हमने समझा कि कंफर्मेंस एक अलग डायमेंशन है, और हम अपने प्रोडक्ट को कंफर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करते हैं, और हम देखते हैं
कि क्वालिटी का ये एंगल हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। साथियों, आप अपने प्रोडक्ट को लीजिए, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, अपने प्रोडक्ट को लेके अपने प्रोडक्ट में कन्फर्मेंस को चेक कीजिए कि क्या आपका प्रोडक्ट कंफर्म रिक्वायरमेंट को कंफर्म करता है नहीं करता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का उसमें जवाब दूं। अब देखिए, हम आगे अगले क्राइटेरिया की ओर जाते हैं। क्वालिटी की जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ड्यूरेबिलिटी का जो सीधा सा रिलेशन है वो प्रोडक्ट की लाइफ से है। और जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम कोई व्हीकल बाई करने जाते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना ड्यूरेबल है, या हम जो व्हीकल ले रहे हैं, हम जो कार ले रहे हैं, वो कितनी ड्यूरेबल है। या कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं, कोई फ्रिज, टीवी, या कुछ भी हम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि ये प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, कितने लंबे टाइम तक ये प्रोडक्ट चलने वाला है। क्योंकि ड्यूरेबिलिटी का रिलेशन, देखिए डेफिनेशन भी कहती है, ड्यूरेबिलिटी का रिलेशन जो है इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डायमेंशन से है। सो इकोनॉमिक से इसलिए बिकॉज क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट लेस ड्यूरेबल है तो हमारी जेब पे या हमारी पॉकेट पे इम्पैक्ट डालेगा, हमें कुछ टाइम के बाद दोबारा उस प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा। और टेक्निकल डायमेंशन इसलिए है कि जितना प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग है, टेक्निकली जितना स्ट्रांग है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज्यादा या उतनी बेटर होने वाली है। देखिए, टेक्निकली जो डेफिनेशन है ड्यूरेबिलिटी की, वो कहती है कि अमाउंट ऑफ यूज वन गेट फ्रॉम अ प्रोडक्ट बिफोर इट डेट्रॉइट्स। सो जब तक वो प्रोडक्ट पूरी तरह डेट्रॉइट हो जाता है, उससे पहले उस प्रोडक्ट को जितना आप यूज करते हो वो आपकी ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। मैंने साथियों यहाँ पे एक कार का एग्जांपल पुट किया है, बिकॉज आप देखेंगे ड्यूरेबिलिटी ये एक ऐसी रोड पे चल रही है जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रोड आपकी कंप्लीटली खराब है। दैट मीन्स अगर आपकी जो कार है इस तरह की रोड्स पे भी चल सकती है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो ड्यूरेबल कार है। जब हम कार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दो क्वेश्चंस ड्यूरेबिलिटी में आते हैं। व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए व्हीकल, कि व्हीकल की लाइफ क्या है। एंड सेकंड, आर प्रोडक्ट डिजाइन फॉर हाउ मेनी ऑपरेटिंग साइकिल्स, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो कितनी ऑपरेटिंग साइकिल के लिए डिजाइन किया गया है। अगर मैं यहाँ पे कार की बात करता हूँ, तो कार में देखिए, हम जैसे जानते हैं कि कार की अगर हम इंजन की बात करते हैं, तो एक इंजन की जो लाइफ होती है, और जो नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जो आपके इंजन पे वारंटी देती हैं, कार के इंजन पे वारंटी देती हैं, तो 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती हैं, जो स्टैंडर्ड वारंटी वो देती हैं। लेकिन अभी आप कुछ टाइम से सुनते होंगे, लास्ट 3 to 4 ईयर से, कि दे आर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड वारंटी। सो मे बी इन सम केसेस में फ्री देती हैं, सम केसेस में दे आर चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। और उसमें वो क्या कहती हैं कि आपको आप 1.5 लाख की स्टैंडर्ड वारंटी इंजन की दे रही हैं। तो यहाँ पे जब वो 1 लाख से 1.5 लाख की स्टैंडर्ड वारंटी देती हैं, तो इसके पीछे उनका क्या कॉन्फिडेंस है। इसके पीछे उनका कॉन्फिडेंस है कि उन्हें पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है या उनका इंजन है वो हाई ड्यूरेबल क्वालिटी का है। और कहीं ना कहीं जो उसका डिजाइन है, उस इंजन का डिजाइन है, वो एटलीस्ट 1.5 लाख साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। देखिए साथियों, बहुत सिंपल है, तभी वो जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, तभी वो आपको 1.5 लाख की वारंटी दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो डिजाइनिंग है, वो ऑलरेडी 1.5 के हिसाब से डिजाइन है। उनका जो इंजन है गाड़ी का, वो कम से कम 1.5 लाख तो इजिली चल जाएगा, इसीलिए वो आपको 1.5 लाख की वारंटी देते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी का जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो आपके प्रोडक्ट के डिजाइन से है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह डिजाइन करते हैं और किस तरह अपने प्रोडक्ट की लाइफ को कंफर्म करते हैं, ये आपकी ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड होता है। सो आप जो एग्जांपल है, अब आप अपने प्रोडक्ट में देखिए कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है, आप किस प्रोडक्ट को बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि हम ड्यूरेबिलिटी को कैसे कंफर्म करें। तो देखिए, ड्यूरेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए एक वैलिडेशन, जिसे हम एंड्योरेंस वैलिडेशन कहते हैं, हमारी कंपनी में या बहुत सारी कंपनी में ये एक इनफैक्ट एक डिपार्टमेंट होता है जो एंड्योरेंस टेस्टिंग या वैलिडेशन करता है। तो एंड्योरेंस टेस्टिंग का मतलब ये है कि गाड़ी को रियल लाइफ बेसिस पे, अगर मैं गाड़ी की बात करता हूँ, तो गाड़ी को रियल लाइफ बेसिस पे, या आपका कुछ भी प्रोडक्ट है उसे रियल लाइफ बेसिस पे इंड्योरेंस साइकिल पे हम चलाते हैं, और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा फेलियर होने से पहले कितनी लाइफ या कितनी साइकिल कंप्लीट करता है। और उसी साइकिल के बेस पे हम अपने प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को कंफर्म करते हैं। हम मार्केट में क्लेम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतनी साइकिल के लिए, उतनी साइकिल तो आपको देगा देगा, या उतना वो चलेगा चलेगा, उतनी उसकी लाइफ है।
आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट में जब आप मार्केट में जाते हैं तो उसकी लाइफ देखी होती है कि इतनी साइकिल तक ये सस्टेन करेगा। मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार के इंजन की लाइफ 8 साल वारंटी स्टैंडर्ड वारंटी है, लेकिन कंपनियां पिछले 4-5 साल से ऑटोमोबाइल कंपनियां 1.5 लाख तक की वारंटी दे रही हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ ड्यूरेबिलिटी। आइए साथियों आगे चलते हैं और अगली डायमेंशन देखते हैं कि क्वालिटी की अगली डायमेंशन कौन सी होने वाली है। देख, क्वालिटी की जो अगली डायमेंशन है वो है साथियों सर्विसबिलिटी। सो सर्विसबिलिटी क्या है? देखिए, सर्विसबिलिटी बात होती है स्पीड, कर्टेसी, कॉम्पिटेंस, ईज ऑफ रिपेयर। सो सर्विसबिलिटी की बात है, सर्विसबिलिटी कहीं ना कहीं रिलेट करती है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब यह है कि जब आपका प्रोडक्ट एक बार बिक गया मार्केट में, तो आप उस अपने प्रोडक्ट के पीछे कितना आप सपोर्ट देते हैं अपने प्रोडक्ट को। दैट मीन्स अगर उस प्रोडक्ट में फील्ड से कोई फेलियर आता है तो आप उसकी ईज ऑफ रिपेयर कितनी अच्छी है, या आपका जो सप्लाई, आपकी जो चेन है, आपकी जो सर्विस टीम है उस प्रोडक्ट को कितनी जल्दी ठीक कर सकती है, या आपकी जो रेटिंग है, आपकी उस कस्टमर के साथ जो अलायंस है, कितनी जल्दी आप उस प्रोडक्ट को अपने रिपेयर कर सकते हैं और प्रोडक्ट को ठीक करके कस्टमर को वापस कर सकते हैं। तो सर्विसबिलिटी, या फिर हम एक कार की बात करते हैं तो कार के कितने सर्विस सेंटर हैं। अगर आपके हमने बहुत अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो देखा होगा आपने कि मारुति इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन इंडिया। तो बेस्ट सेलर क्यों है? आप जब भी आपने सुना होगा, आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो बोलते हैं कि मारुति की गाड़ी लो। आपकी पहली गाड़ी नॉर्मली 90% लोगों की इंडिया में गाड़ी मारुति होती है। रीजन बीइंग, उसका सीधा सा रीजन ये होता है साथियों कि मारुति के काफी सारे सर्विस सेंटर हैं, और मारुति के जो पार्ट्स हैं, मारुति गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो इजिली अवेलेबल हैं। और इंडिया का हर मैकेनिक, ऑलमोस्ट 90% मैकेनिक जो रोड पे बैठा है वो मारुति की गाड़ियों पे अच्छी तरह काम कर चुका है, और ये गाड़ी कहीं भी ठीक हो सकती है। अब एक दूसरा केस लेते हैं, हम वॉक्सवैगन का केस लेते हैं। वॉक्सवैगन एक गाड़ी है, वॉक्सवैगन की गाड़ियों को कोई भी मैकेनिक इजिली टच नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका सिस्टम समझने में काफी ज्यादा हिकअप्स हैं। उसने अगर गाड़ी खोल दी तो गाड़ी उसे रिपेयर करना, गाड़ी को ठीक करना उसके लिए मुश्किल है जब तक कोई सर्टिफाइड सर्विस इंजीनियर नहीं है। तो इसीलिए वो लोग भी बचते हैं, और इसी वजह से कहने के जो गाड़ी की कॉस्ट होती है, सर्विस कॉस्ट होती है, काफी ज्यादा हो जाती है। सो यहाँ पे जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं साथियों, सर्विसबिलिटी में जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ, हम बात कर लेते हैं सर्विस सेंटर। सो दिस इज द सर्विस सेंटर, जितने ज्यादा होंगे अवेलेबिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। टैट हम कह देते हैं टर्न अराउंड टाइम। इट मीन्स आपके पास कब कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई और आपने कितनी जल्दी उस कंप्लेन को रिजॉल्व किया। सो टैट, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो ये कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, इसके अलावा और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट दीज आर सम बेसिक क्राइटेरिया जो कि सर्विसबिलिटी में एप्लीकेबल है। सर्विस सेंटर, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। आपका प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट में देखिए, आपके प्रोडक्ट में आपका मे बी आपका सर्विस सेंटर या कुछ और सपोर्ट आप अपने प्रोडक्ट में करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितनी आसानी से सर्विसेबल है, उसके इजिली मैकेनिक अवेलेबल है, या अगर आप डू इट योर सेल्फ वाला प्रोडक्ट है कि आपका जो कस्टमर है वो खुद ही ठीक कर सकता है, तो कितनी इजिली उसे ठीक कर सकता है, कितनी इजिली उसे खोल सकता है, कितनी जल्दी खोल के उसे रिपेयर कर सकता है। टेट, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि द मोमेंट कस्टमर आपको कंप्लेन करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और कितनी जल्दी आप उसको प्रोडक्ट को रिजोल्व करके ठीक करके उसे वापस देते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस, और सर्विस की जो कॉस्ट है कितनी होने वाली है। सो ये क्राइटेरिया हैं क्वालिटी के। दिस इज वन ऑफ द डायमेंशंस फॉर क्वालिटी, जहां पे हम सर्विसबिलिटी की बात करते हुए देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्विसबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना 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 कंफर्टेबल है, और हम कितनी जल्दी सर्विस उसे दे सकते हैं।
साथियों जब अगला डायमेंशंस की हम बात करेंगे, देखते हैं अपनी अगली डायमेंशंस क्या होने वाली है हमारी क्वालिटी की। अगली जो डायमेंशन है क्वालिटी की वो है एस्थेटिक। सो एस्थेटिक क्या है? एस्थेटिक इज अ सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। देखिए एस्थेटिक एक सब्जेक्टिव डायमेंशन है, बिकॉज एस्थेटिक ऐसी चीज है कि वो हो सकता है आपके लिए एस्थेटिक का मीनिंग कुछ और हो, और एक दूसरे कस्टमर के लिए एस्थेटिक का मीनिंग कुछ और हो, डिफरेंट हो। ये डिपेंड करता है लुक्स पे, फील्स पे, साउंड्स पे, टेस्टर, स्मेल्स, ठीक है, पर्सनल जजमेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एस्थेटिक पर डिपेंड करती हैं। एस्थेटिक की हम बात करते हैं, हम देखिए अगर हम बात करते हैं कि रोल्स रॉयस की हम बात करते हैं बड़ी गाड़ी की, या हम बात करते हैं कि आपकी ऑडी की बात करते हैं, ये ऐसी गाड़ियां ऑडी है, या वॉक्सवैगन है, या भी हम बात करते हैं आपकी कुछ और महंगी गाड़ियों की बात कर लेते हैं, आर की रोल्स रॉयस की बात कर लेते हैं, होंडा की कुछ महंगी गाड़ियों की बात कर लेते हैं, टोयोटा की कुछ महंगी गाड़ियों की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये सारी एस्थेटिक में अगर हम इन सब की बात करेंगे तो इन सब में अगर आपसे पूछा जाएगा कि एस्थेटिक सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे ऑडी सबसे अच्छी है। डेफिनेटली ऑडी सबसे अच्छी है, बिकॉज ऑडी सबसे अच्छी इसलिए कि ऑडी का जो एस्थेटिक लुक है वो बहुत अच्छा है, नंबर वन। ऑडी में फीचर सबसे ज्यादा है, ऑडी की और भी सारी जो डायमेंशन हमने पीछे बात की है वो बेटर है कंपेयर टू अदर गाड़ियों के, लेकिन साथ साथ में ऑडी की जो कॉस्ट है इट इज ऑल्सो हायर, क्योंकि ये आपकी जेब पे भारी है, और बिकॉज ये जेब पे भारी है तो उस हिसाब से आपको ये वैल्यू ऑफ मनी भी देती है। इसीलिए जो एस्थेटिक का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है साथियों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे समझें तो एस्थेटिक का मतलब है कि वो जो आपका प्रोडक्ट है क्या वो क्या लुक देता है, क्या फील देता है, कैसे उसे कस्टमर उसे जज करता है। तो ये सारी चीजें साथियों एस्थेटिक में आती हैं। तो एस्थेटिक जो है साथियों, दिस इज द सेवंथ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, जिसमें प्रोडक्ट की बेसिकली ब्यूटी पे बात होती है। आइए हम देखते हैं अब अगली जो डायमेंशन से क्वालिटी की क्या होने वाली है। देखिए अगली जो है डायमेंशन, दिस इज द परसीव्ड क्वालिटी। सो परसीव्ड क्वालिटी है क्या? देखिए डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन में आपको बाद में पढ़ के बताता हूँ, लेकिन परसीव्ड क्वालिटी का मतलब है कि जो परसेप्शन है किसी ब्रांड के बारे में, वो परसीव्ड क्वालिटी को बताता है। अगर मैं दो ब्रांड की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ एक मारुति की कार है, एक मैं कहता हूँ आपके सामने टोयोटा की कार है, तो आपका परसेप्शन क्या है, कौन सी गाड़ी जो है बेटर क्वालिटी की होगी? नो डाउट 99.999% बोलेंगे कि टोयोटा की गाड़ियां इज फार बेटर कंपेयर टू मारुति, बिकॉज ये परसेप्शन, हमारा परसेप्शन है कि टोयोटा की गाड़ियां फार बेटर हैं। मैं बात करता हूँ टेस्ला की गाड़ियां, और अगर मैं बात करता हूँ किसी और कंपनी की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता हूँ कि कौन सी कंपनियों के इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादा बेटर है, तो आपके दिमाग में परसेप्शन ये है कि टेस्ला इज नंबर वन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे एक परसीव्ड क्वालिटी ऑलरेडी आपने परसीव की हुई है, आपके दिमाग में उस ब्रांड की इमेज बनी हुई है, आपको मालूम है कि वो ब्रांड कंपेयर टू अदर ब्रांड आपको ज्यादा वैल्यू देता है। तो ये एक परसीव्ड क्वालिटी का एग्जांपल है। हमने यहाँ पे, जैसे मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, कस्टमर, देखिए डेफिनेशन क्या कहती है परसीव्ड क्वालिटी की। कस्टमर डू नॉट ऑलवेज हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। एट्रीब्यूट्स, indirect measures may be their only basis for comparing brands. Okay, a product durability, for example, can seldom be observed directly. It must usually be inferred from various tangible and intangible aspects of the product. In such circumstances, images, advertising, brand names, inference about quality rather than reality itself can be critical. सो परसीव्ड क्वालिटी जो बात करती है, ये ब्रांड बिल्डिंग की बात करती है। ये सिंपल वे में बात करती है कि हमारे माइंड में उस ब्रांड की क्या इमेज है, और हम जब कंपेयर करते हैं कि नहीं दो ब्रांड्स को, तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, हमारे दिमाग में क्या आता है। देखिए आज से कुछ साल पहले हम बात करते हैं, हम टूथपेस्ट की बात करते थे, टूथपेस्ट अगर हम नाम लेते थे टूथपेस्ट, तो हमारे दिमाग में आता था कोलगेट। तो वो क्या था, एक ब्रांड इमेज थी। टूथपेस्ट, द मोमेंट आपने टूथपेस्ट का नाम लिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कोलगेट आएगा। आप बात करते थे न्यूडल्स की, न्यूडल्स आपके दिमाग में आंख बंद करके आप सोचिए न्यूडल्स मतलब मैगी, ठीक है।
तो ये सारे एग्जाम्पल जो है परसीव्ड क्वालिटी के एग्जाम्पल है, जहां पे हम खाली आंख बंद करके सोचते हैं कि उस ब्रांड में उस प्रोडक्ट उस जो प्रोडक्ट है उसमें जो टॉप मोस्ट ब्रांड है वो कौन है, और वो हमने ऑलरेडी हमारे दिमाग में परसीव हुआ है। और इसके पीछे जो बेसिकली जो बड़ा रोल होता है साथियों, वो रोल होता है मार्केटिंग का। जैसे डेफिनेशन भी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो परसीव्ड क्वालिटी है वही आपकी फॉर बेटर है या वही टॉप मोस्ट है। मे बी सम अदर ब्रांड दे कैन डू बेटर और दे कैन गिव यू बेटर क्वालिटी, बट क्योंकि मार्केटिंग इतनी अच्छी तरह से हुई है कि उस ब्रांड की इमेज आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई है, तो आपको यही फील होगा या आपको यही पता लगेगा कि ये क्वालिटी या ये ब्रांड बेटर है कंपेयर टू अदर ब्रांड। और ये सारा जो रोल होता है, सारा गेम होता है मार्केटिंग का है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने ब्रांड बिल्डिंग में हमेशा काम करते हैं, और इस ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू कहीं ना कहीं वो कस्टमर के बिहेवियर को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि जब भी हम प्रोडक्ट को लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में उस परसीव्ड क्वालिटी के हिसाब से कौन सा ब्रांड हमारे दिमाग में बैठा हुआ है और हम उसी की बाइंग करने जाते हैं। सो दिस इज द एट्थ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, जिसे हम परसीव्ड क्वालिटी कहते हैं। साथियों, ये सारा जो रेफरेंस है मैंने गार्विन डेविड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में 1987 में लिखा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, कंपीटिंग ऑन द 8 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। सो गार्विन डेविड गार्विन ने इसके बारे में लिखा था, और इनफैक्ट उन्हीं की ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट्स जो है उन्हीं ने दिए थे। और उनका जो ये लिटरेचर था ये नवंबर दिसंबर 1987 में फर्स्ट टाइम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिश हुआ था, और वहां से काफी पॉपुलर हुआ ये सब्जेक्ट। आज जब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम में, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी भी आइटम को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो हम उस प्रोडक्ट को इन सारी डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं। और हमारा प्रोडक्ट जब इन 8 डायमेंशंस के थ्रू कंप्लीट हमें सेटिस्फेक्शन देता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है एक कंप्लीट क्वालिटी प्रोडक्ट है। मुझे उम्मीद है आपको आज का जो हमारा टॉपिक था, डिस्कशन टॉपिक था, अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को भी 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के नज़रिए से चेक कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपके हिसाब से आपके प्रोडक्ट में क्या सर्विसबिलिटी की क्या बातें होती हैं, या परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप एस्थेटिक की बात करते हैं, आप ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, या परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आप कन्फॉर्मेंस की बात करते हैं। तो वो सारी बातें इसमें लिखिए। I will try to give answer on your all questions in comment box। और आज का हमारा डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अदर अपने टीममेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।